नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज 14वां दिन था। संसद के दोनों सदनों में कामकाज के लिहाज से क्या रहा खास, देखिए संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर संसद टीवी के खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुर्खियों की। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के सदन में बोलने के लिए लाया गया प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर की स्थिति के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। राज्यसभा से सैन्य सुधारों से जुड़े अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पारित। सदन से भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 समेत 4 विधेयकों को दी मंजूरी। राज्यसभा में नारी शक्ति की दिखी मिसाल। कुछ समय के लिए पीठासीन सभापति, वक्ता, सांसद और टेबल स्टाफ रही महिलाएं। सदन में अहम विधेयक पर चल रही थी चर्चा। सदन दिन भर में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू हो गई। विपक्षी सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए जहां मणिपुर मुद्दे पर, महंगाई और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों के नए गठबंधन और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन तोड़ने के लिए विपक्ष को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कदम उठाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की वर्षों तक सत्ता में रहकर की गई लापरवाही और खराब नीतियों के चलते पूर्वोत्तर समेत मणिपुर का आज ये हाल हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास और शांति के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। कई सांसदों ने प्रस्ताव पर हुई बहस में हिस्सा लिया। चर्चा कल भी जारी रहेगी। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री गुरुवार को जवाब देंगे। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए, कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। कि मेरे लोकसभा में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री, देवघर है सर, 12 ज्योतिर्लिंग का देवघर है, वहां लोग पूजा नहीं कर पाते थे। आज बेंगलोर से, आज बंबई से, आज अमेरिका से, लंदन से सभी लोग वहां एयरपोर्ट पर चढ़कर आते हैं। यह विकास है। आज मेरे लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 16 ITI, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, 1 डेयरी कॉलेज, 4 केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है सर। इनका विरोध यह है कि गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो घर घर में पानी जा रहा है, जो नल जल की पहल चल रही है, जो गंगा से पानी देवघर आने की बात चल रही है, उसका यह विरोध है सर। इनका विरोध यह है कि बाइडेन ऑटोग्राफ क्यों लेता है। इनका विरोध यह है कि पापुआ न्यू गिनी का जो है प्रधानमंत्री उनका पांव क्यों छूता है। इनका विरोध यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है वो उनको बॉस क्यों कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे पिछड़े इलाके हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जितना काम किया है उसके कारण इनको लगता है कि 2024 में नहीं आने वाले हैं। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की। Near about 1 month, all the members of parliament belonging to the opposition, every day in day out, they are just making plea before them, and this ruling party is trying to support all these rules and regulations of the parliament. The Prime Minister has to reply why he was visiting foreign countries when Manipur was burning.
Sir, let me come to some other points. The major failure of the government is to check price rise. Price of tomato is at 250 rupees a kg. He has failed to provide jobs. It is destroying social harmony. और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस. हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने. फिर बहुत हो गई महंगाई की मार. आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट. ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो. प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध. टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपये के अंदर बचती थी. आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सबका हो. दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मुझे लगता है कि आज देश जो है मोदी जी के हाथों में बहुत सुरक्षित है. इसलिए पूरे विश्व में ये संदेश गया है कि मोदी सरकार आतंकियों के सामने जो है झुकने वाली नहीं है. गए 9 सालों में जो है नेशनल हाईवेज 54,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज जो है बनाए गए. एयरपोर्ट्स की संख्या जो है 74 से बढ़कर जो है 148 हुए. रेलवेज जो है 1218 रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन हुए. वंदे भारत जो है ट्रेन यहाँ पर शुरू हुई. स्मार्ट सिटीज़ बनाए गए. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है महिला सम्मान को देखते हुए हर घर जो है शौचालय बनाने का काम यहाँ पर किया. और स्वतंत्र के बाद आज तक लोगों को नल से जल नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो यहाँ पर जो है लोगों को हर घर जो है नल से जल देने का काम जो है यहाँ पर सरकार कर रही है. The government can always work on the infiltration by controlling the borders, sir. यह सरकार बॉर्डर से कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, क्यों इन्फिल्ट्रेशन होने दे रही है सर? सर, आज की तारीख में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आप जनता का सर. जहां समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो. सर, आज की डेट में सर जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है सर, सब परेशान हैं. चाहे वो स्कूल की फ़ीस हो, चाहे वो मेडिकल बिल्स हो, चाहे वो रेंट्स हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो लैंड प्राइसेस हो, चाहे वो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम हो. You have to rise above partisan party politics and work in partnership with constructive cooperation in a federal structure. That's what Mr. Patnaik has always believed in, and that's what Amit Shah ji in fact said, that this is the reason that I appreciate Mr. Patnaik's role as Chief Minister. I cannot support a no confidence motion against a central government today, even though we are against the BJP as a political party. In any case, I am unable to persuade myself on behalf of my party and my leader to support a no confidence motion today, which has been brought by the Congress party. जिस तरह से बाबा साहब ने उस समय में सबके साथ विचार विमर्श करके हमारे देश का संविधान बनाया था, उसी तरह से ही सबके साथ विचार विमर्श करके 2020 में जो शुरुआत हुई, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे देश के अंदर अब आई है. उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोशिश है हमारी सरकार की कि एजुकेशन जो है उसका एक्सेस सबको होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी मोटो है, उसका ये ध्येय है. आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का आप लोगों ने इस सदन में पारित करके लागू किया था. आज मैं बहुत ही संतोषजनक आपको बताना चाहता हूं कि आज आफ्सपा के जो टोटल कवरेज एरिया में 75% का रिडक्शन हुआ है. जब पूरा अरुणाचल, पश्चिम अरुणाचल को चाइना ने कैप्चर कर लिया, असम पहुंच गया, मिसामारी पहुंच गया, तब नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो में एक संदेश भेजा. संदेश में क्या कहा कि माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम. मतलब नेफा असम का ही हिस्सा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन आप लोगों के प्रति मेरा मन में दुख है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं. कहना ये चाहिए था प्रधानमंत्री उस समय कि आप चिंता मत करो, एक एक इंच हम वापस लाएंगे, आप चिंता मत करिए, हमारा इंडियन फोर्सेस आपको बचाएंगे. हाउस ने बाद में रेजुलेशन किया, आपको याद है.
तो उसके बाद में यहाँ पिछली 2-3 साल में जो आप लोगों का बार बार बोलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया, वहाँ गांव बसा लिया, ये तो मैं शब्द ऐसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, मगर अफसोस की बात है 1959 में जिस जगह को चीन ने कब्जा कर लिया था, हमारा असम राइफल्स के वहाँ डिप्लॉयड थे, और जिस जगह को कैप्चर किया 1959 62 से पहले, वही जगह में आज चाइनीज वो पीएलए ने वहाँ गांव बसा के रखा हुआ है। वो 59 में कांग्रेस पार्टी ने दान दिया है। जो उत्तर पूर्व के अलगाववादी हैं वो म्यांमार में शरण लेते रहे हैं, और म्यांमार का जो जुंटा है उसके जो रिश्ते हैं चीन के साथ वो पूरी तरह से जग जाहिर है और पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। और इसलिए जब भी उत्तर पूर्व में किसी तरह की कोई अस्थिरता होती है तो उसका असर सिर्फ देश में ही नहीं पड़ता, उसका असर जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके ऊपर भी पड़ता है। मैं विपक्ष से पूछती हूं कि अगर मणिपुर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं तो 4 मई को आपका डेलीगेशन वहां क्यों नहीं जाता? 3 महीने के बाद पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आपके विपक्ष का पार्लियामेंट का पूरी टीम बनाकर आप वहां जाकर चौकसी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं? फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उसकी मां के रोना दिखाने के लिए? मैं पूछती हूं कि राजस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है, जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, तो विपक्ष का डेलीगेशन आज तक राजस्थान क्यों नहीं गया? पार्लियामेंट के विपक्ष के इन्होंने उत्तर देना चाहिए। Sir, why our Prime Minister hesitated to come to our Parliament? Is it because you see all these opposition members in Parliament as your enemies? Sir, but I wish to remind you once again that we were also elected by the people just like you. Small state like Manipur, if the government is not able to handle the situation, not able to restore the peace, not able to maintain the law and order and tranquility in a small state like Manipur, then what is the efficiency and what is the double engine power of the government at the center and the state, and what is the strength of the Prime Minister having such a strong office of the Prime Minister? लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालय की ओर से कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए। जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने गृह राज्य मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि साइबर अपराधी देश में अभियान चलाने के लिए डार्क नेट, मेटावर्स, डीप फेक, रैनसमवेयर और टूलकिट आधारित गलत सूचना का उपयोग करते हैं, जिससे कई तरह के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। जिसके लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने जवाब दिया कि सरकार पूरी तरह से साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक है और ऐसे खतरों को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। रैनसमवेयर इकोसिस्टम व्यापक आंकड़ों के साथ विकसित हो रहा है। साइबर थ्रेट एक्टर संगठनों तक पहुंचने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि अपराधियों के प्रयासों को निष्फल किया जा सके। कांग्रेस सांसद वीके श्रीकंदन ने ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल पूछा कि मनरेगा के अंतर्गत 9% से अधिक सक्रिय कामगारों को आधार से जोड़ने के बाद जॉब कार्डों के किसी प्रकार के दुरुपयोग का पता नहीं चला, यदि हां तो ब्यौरा दें। इसके लिखित जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया कि मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्डों को आधार से जोड़ने का काम शुरू किया गया है ताकि यह सक्रिय कामगारों के जॉब कार्ड को आधार से जोड़ा जा सके। इच्छुक लाभार्थी तक लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए इस आधार कार्ड को जोड़ने का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, दोहराव को कम करना और जॉब कार्डों के दुरुपयोग को रोकना है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने वाले युवाओं को व्यक्तिगत रूप से अनुदान प्रदान करने की कोई योजना है। इसके लिखित जवाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि PMKSY की घटक योजनाओं के तहत उद्यमियों को अनुदान सहायता के रूप में ज्यादातर क्रेडिट से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय युवाओं और किसानों सहित उद्यमियों के लिए किफायती ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं से नियमित संपर्क करता है।
बुलेटिन में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बने रहिए, देखते रहिए संसद टीवी। क्या आप जानते हैं कि देश में कांग्रेस के अलावा किस पार्टी ने पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई? आपके ऑप्शन हैं ए जनता दल यूनाइटेड, बी भारतीय जनता पार्टी, सी लोक दल और डी समाजवादी पार्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन किया। सदन दिन भर में अब बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा ने सैन्य सुधारों से जुड़े अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सेनाओं का एकीकरण कर उन्हें अधिक मजबूत और अनुशासन प्रिय बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल और एकीकरण के लिए ये विधेयक जरूरी है। अंतर सेना संगठन बन जाने से संगठन का कमांडर जरूरत पड़ने पर जवानों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में सक्षम होगा। जवाब के बाद सदन ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। सभापति महोदय, जहां तक के वारफेयर का प्रश्न है, वारफेयर का स्वरूप बदलता रहता है समय समय के अनुसार। अब क्योंकि वारफेयर अब कन्वेंशनल नहीं रह गया है, ये हम सभी जानते हैं, बल्कि वारफेयर टेक्नोलॉजी व नेटवर्क सेंट्रिक यह होता जा रहा है। अतः यह आवश्यकता है कि जो हमारे नए चैलेंजेस हम लोगों के सामने आ रहे हैं, उनका सामना करने के लिए हमारी सेनाएं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके अंदर की बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बेहतर तालमेल होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर ही यह बिल सदन में लाया गया है। तीनों सेनाओं के पर्सनल्स आपस में एक साथ मिलकर काम करें और तीनों सेनाओं के मिलने से ही इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और मैं समझता हूं कि यह ऑर्गेनाइजेशन बन जाने के बाद, यह एक्ट पास हो जाने के बाद हमारी ये जो इंटीग्रेटेड होकर हमारी ये इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है और बेहतर तरीके से यह काम कर सकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राज्यसभा ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिससे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलने का मार्ग खुल गया। इसके साथ ही दोनों सदनों में मुहर लग गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह विश्व स्तर का बेहतर संस्थान है। देश में 20 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं और ये संस्थान बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। इनके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। इसके बाद सदन से इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक के माध्यम से सभी भारतीय प्रबंधन संस्थान में एकरूपता लाई जा सकेगी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। इसकी जो डायरेक्टर की नियुक्ति, उसके ऊपर उसकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनती थी, बोर्ड जो बनती थी, बोर्ड की मुखिया की नियुक्ति, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मेंबर और डायरेक्टर, ये सब सरकारी संस्था होने के उपरांत इनकी अकाउंटेबिलिटी सरकार के साथ नहीं है। इसीलिए आईआईटी में जैसे बोर्ड की गठन, बोर्ड की चेयरमैन की नियुक्ति और डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसकी एक सेटल प्रक्रिया सारे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की है और सब ऑटोनॉमी के साथ है, सब ऑटोनोमस है, सब एकेडमिक एक्सीलेंस उनकी रहे, इस
पैरामीटर्स के साथ है। हमने इसको बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आइजर की इक्विवेलेंट आईआईएम को भी हमने विजिटर्स नॉमिनी आज बोर्ड ऑफ द गवर्नर की चेयरमैन, डायरेक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया और उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आवश्यकता है तो लेने की समानता है इस बोर्ड में, इसमें हमने प्रपोज किया है। राज्यसभा ने नेशनल नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन विधेयक 2023 और नेशनल डेंटल कमीशन विधेयक 2023 को भी पारित कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने चर्चा के जवाब में कहा कि विधेयक नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों के लिए शिक्षा और सेवा मानकों के विनियमन का प्रावधान करेगा। वहीं दूसरे बिल का उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करना है और गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 में परिचर्या और प्रसूति सहायकों की शिक्षा और सेवाओं के मानकों के निगमन का प्रावधान किया गया है। वहीं राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद और दंत चिकित्सा शिक्षा को निगमित करने वाला विधेयक है। ये विधेयक दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 का स्थान लेगा। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद का गठन होगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो बन गया, लेकिन वहां डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर चाहिए तो हमें मेडिकल की सीट भी बढ़ानी पड़ेगी। और मैं आपको एक फ्लोर पर बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले 54,000 MBBS की सीट थी, आज 1,07,000 MBBS की सीट बन। आज मेडिकल MBBS की कॉलेज 350 थी, आज 704 MBBS की कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। एक क्यों किया? हम मानते हैं कि हमें डिस्पेंसरी चालू करनी है तो हमें मेडिकल कॉलेज बढ़ानी होगी, हमें डॉक्टर बनाना होगा। राज्यसभा में 8 अगस्त 2023 की तारीख एक ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनी। उस खास पल में उच्च सदन में चर्चा के दौरान कुछ देर के लिए पीठासीन सभापति, वक्ता और टेबल स्टाफ सभी महिलाएं थीं। राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान सभापति के आसन पर एस फोंगनान कोन्यांग पीठासीन थी और बीजू जनता दल की ममता मोहंता विधेयक पर अपने विचार रख रही थी। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 लोकसभा में पारित हुआ है। ये भारतीय नर्सिंग काउंसिल अधिनियम 1947 में संपर्कित है। यहाँ नर्सिंग और मिडवाइफरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी के शिक्षा, सेवा और उन्नत मान का गुरुत्व दे रहा है। इस बिल में इन सभी क्षेत्रों के लिए गठित कमीशन में 29 सदस्य रहेंगे और बाकी सदस्य स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्षेत्रों से रहेंगे। इससे पहले राज्यसभा में अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार बाधित होने के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के नियम 267 के तहत नोटिस को अस्वीकार करने की जानकारी दी। सभापति ने कहा कि उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए पहले ही नियम 176 के तहत नोटिस स्वीकार कर चुके हैं और सरकार भी इसके लिए तैयार है। बहुत कीन है तो मैं अभी गृह मंत्री जी की कैबिनेट लेके आता हूँ। मैं चेक करता हूँ गृह मंत्री जी कहाँ पर है। अगर ये एग्री करते हैं तो 12 बजे लिस्ट करके इसको शुरू करते हैं। लेट मी फाइंड आउट इफ द होम मिनिस्टर इज देयर। पहले इनको एग्री करवाओ। ओके जेंटलमैन, लीडर ऑफ द हाउस हैज indicated he is prepared for a discussion at 12 and he will find. You want discussion or you want 267? Sorry, I can't go against my ruling. As the notices are not in conformity with the rules and my ruling dated 8 December 2022, I am unable to persuade myself to allow the notices received today. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सोमवार को उच्च सदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक
2023 पर चर्चा में भाग लेते हुए विधेयक को सही बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के लिए अध्यादेश की जगह लेने वाला ये विधेयक पूरी तरह से वैध है। विपक्ष को इसकी संवैधानिकता पर सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष जो कि पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और पूर्ण राज्य नहीं। मेरे लिए बिल पूरी तरह से सही है और ये मामला विचाराधीन नहीं है, क्योंकि जो मामला अदालत में लंबित है वो अध्यादेश की वैधता का है, जिसका सदन की चर्चा से कोई लेना देना नहीं है। रंजन गोगोई ने पूछा कि क्या ये बिल संविधान की मूल संरचना की अवहेलना करता है। पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि संविधान की मूल संरचना भी बहस के योग्य है, जिस पर अपने विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। संविधान की मूल संरचना कोर्ट को यह शक्ति देती है कि वह संसद द्वारा किए जा रहे संवैधानिक संशोधन की समीक्षा कर सकती है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालय की ओर से कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए। बीजेपी सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने विद्युत मंत्री से पूछा कि क्या ताप विद्युत के और अधिक उत्पादन के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। इस सवाल के लिखित जवाब में विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से होती है। साल 2022-23 में कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 14.77% तक बढ़ गया। वर्ष 2023-24 के लिए कोयला उत्पादन का अखिल भारतीय लक्ष्य 1012.14 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने रसायन और उर्वरक मंत्री से सवाल पूछा कि विगत 3 वर्षों के दौरान देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत स्थापित किए गए केंद्रों की वर्षवार राज्यवार संख्या कितनी है। इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 31 जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार लगभग 9,668 PMBJK खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि अनुमान के मुताबिक देश भर में जन औषधि केंद्रों से रोजाना औसतन 10 से 12 लाख लोग दवाएं खरीदते हैं। PMBJP की उत्पाद टोकरी में इस समय लगभग 1,800 दवाएं और 285 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा कि क्या सरकार आरबीआई किसानों, डेयरी उद्यमियों, MSME और छोटे उद्यमियों को बाधा रहित ऋण प्रदान करने के लिए कोई डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना बना रही है। इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में डिजिटलीकरण का लाभ प्राप्त करने और सभी वर्ग को निर्विघ्न ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल टेक प्लेटफॉर्म की योजना तैयार की गई है। इससे लागत में कमी आने और परिवर्तन काल में सुधार होने, व्यापक प्रसार और वित्तीय सेवाओं की पहुंच के विस्तार के संदर्भ में उधार देने की प्रक्रिया में कार्यकुशलता आएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ नरहरि अमीन, पी कोन्यांग, बीजेटी सांसद सस्मित पात्रा, AIADMK नेता थंबीदुराई ने विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से इन सांसदों के नाम इनकी सहमति के बिना दिल्ली सरकार से जुड़े बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा था। आइए देखते हैं सदन में आज का कोट ऑफ द डे क्या है। कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।